नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशनल मंत्रा पर। साथियों, हमारा संस्कृत व्याकरण का संधि प्रकरण बिंदु चल रहा है, जिसमें हमने दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि को पढ़ा। और गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि के अपवादों पर हमने चर्चा की, और कुछ अपवाद विशेष कुछ तथ्य रह चुके हैं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो साथियों, पहला हमारा जो इसमें वार्तिक है, ऋते च तृतीया समासे। अब इसको हम समझेंगे साथियों। आ या आ स्वर के साथ, आ या आ स्वर के साथ यदि ऋत शब्द आ जाए, है ना, संपूर्ण पद में तृतीय तत्पुरुष समास भी बन रहा हो तो वृद्धि आदेश होगा। देखिए, कंडीशंस दो हैं। यदि आया आ के बाद ऋत आए और ऋत के साथ साथ तृतीय तत्पुरुष समास हो, समास कौन सा हो, तृतीय तत्पुरुष समास हो, तो वहां पर वृद्धि आदेश होगा। किसका? री का। री का क्या होगा? वृद्धि आदेश। और इस री का क्या वृद्धि आदेश होगा? आर में होगा। क्या होगा? आर, है ना। गुण संधि के हिसाब से अर में होता है। किसमें होता है? अर में। लेकिन आर में होगा। किसमें होगा? आर में होगा। तो इस चीज को समझते हैं साथियों, वृद्धि संधि को समझते हैं। देखिएगा, यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, सुख धन रित। सुख धन रित, तो देखिए, सुख धन रित की अगर हम बात करते हैं तो ये री और आ जो मिलेगा तो वो आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर, क्योंकि यहाँ पर हमारा समास बनना है सुख धन रित सुखेन रितहा, है ना। और यहाँ अगर रित की बात करें तो रित माने क्या होता है? तो रित माने साथियों हम इच्छा को भी ले लेते हैं, आकुलता को भी ले लेते हैं, व्याकुलता को भी ले लेते हैं, ग्रसित को भी ले सकते हैं, है ना। सब सुख से ग्रसित, है ना, मतलब कई अर्थ ले सकते हैं। तो यहाँ पर आर हम लेंगे तो ये जो आ है वो साथियों हमारा खा पर आ जाएगा। ये आ खा पर आ जाएगा और ये ता पर क्या चला जाएगा? ये रा उड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? सुखार्थ बन जाएगा। इसी तरीके से साथियों हम अन्य किसी पे भी चर्चा कर लेते हैं। पिपासा धन रित पर भी कर लेते हैं। देखिएगा, पिपासा धन रित, तो अगर हम देखें कि इस आ और री मिलकर क्या हो रहा है? आर हो रहा है। क्या हो रहा है? आर साथियों हो जा रहा है। तो ये आर, आ कहाँ चला जाएगा? सा पर। सा पर ये आ जाएगा तो ये पिपासा हो जाएगा। और ये यहाँ का रा बचा तो वो कहाँ चला जाएगा? इस ता पे चला जाएगा, तो पिपासार तो हो जाएगा साथियों। तो इन्हीं को इस तरीके से समझेंगे। और इन सभी हमारे उदाहरणों में जो भी समास है वो हमारा तृतीय तत्पुरुष समास है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना। जैसे तृषा धन रित, है ना, प्यास से आकुल या प्यास से ग्रसित, है ना, पिपासा, है ना। और पिपासा तृषा का साथियों एक ही अर्थ है, क्षुधा भूख से होता है, विभुक्षा भी भूख का मतलब है ना। तो यहाँ भूख से ग्रसित या भूख से आकुल, तो इनमें हम से लगा रहे हैं। उससे हमारा क्या होता है? तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास कर्ण से लेते हैं। तो साथियों, क्षुधाधीन रित क्षुधार्थ हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे पिपासार्थ और सुखार्थ हुआ, उसी तरीके से बुभुक्षा भी हो जाएगा, बुभुक्षार्थ हो जाएगा साथियों। तो इन सब में कौन सी संधि होगी? आ के बाद साथियों, पुनः समझ लीजिए, आ के बाद यदि रित आए, यदि रित आए तो इस रित का तृतीय तत्पुरुष समास को देखते हुए इस रित का, इस री का आर वृद्धि आदेश होता है, गुणादेश नहीं होता है। ये गुणादेश का एक और जो बात है, गुणादेश कब होगा? गुणादेश भी होगा साथियों। जब गुणादेश तब होगा जब हमारे समास कौन सा ना हो? तृतीय तत्पुरुष समास ना हो, तो वहां पर गुणादेश होगा। तो देखिए, उदाहरण एक है, वो हम देख लेते हैं। यदि इस प्रकार के शब्दों में तृतीय तत्पुरुष समास नहीं बन रहा हो, वहां गुण आदेश अर लगेगा। वृद्धि में आर और गुण में अर आदेश होगा। तो साथियों, एक उदाहरण है परम धन रित। देखिएगा, परम धन रित में हम क्या करेंगे? परम धन रित, है ना। देखिए, परमचा असौ रितः, ये यहाँ पर कर्मधारय समास है। और परम धन रित, देखिए साथियों, हमने क्या किया? परम धन रित ले लिया। अब यहाँ पे हमने, देखिए, इस माँ, इस आ को ले लें, है ना साथियों। यहाँ पर परम में माँ हलंत रहित होगा। क्या होगा? हलंत रहित। तो यहाँ पर गलती हो गई है, तो चलिए दोबारा करेंगे। परम धन रित, तो साथियों हमने आ ले लिया और री ले लिया, और ये मिलकर हमारा अर हो गया। तो जो ये हमारा हो जाएगा छोटा आ, वो माँ पर आ जाएगा।
और ये रा है जो हमारा स्वर रहित वो ता पर चला जाएगा तो हो जाएगा परमर्त। क्या हो जाएगा? परमर्त, और संधि होगी गुण। तो साथियों चलिए देखते हैं अगला वार्तिक, अगला सूत्र जो कि यह है उपसर्गा दृधातौ, उपसर्ग आत ऋत धातौ, उकारांत उपसर्ग री से आरंभ किया पद। देखिएगा यदि किसी भी अकारांत उपसर्ग, कौन सा? अकारांत, याद रखिएगा उपसर्ग कैसा हो? अकारांत उपसर्ग हो, है ना, और प्रा उप अब के साथ री से आरंभ किया जाए, है ना। किससे आरंभ किया जाए? री से आरंभ होने वाले क्रियापद रिच्छति का मेल होने पर वृद्धि आदेश होगा। यदि देखिए उपसर्ग हो प्रा उप, लेकिन अकारांत हो, कैसे हो साथियों? अकारांत, अकारांत हो, और कैसे हो? रिच्छत क्रिया से जुड़े हों, उपसर्ग हों अकारांत, कौन कौन से? प्रा उप अप अब, तो ये रिच्छत क्रिया से जुड़े हों तो क्या होगा? वृद्धि आदेश होगा, है ना साथियों। यहाँ पर ये उकारांत उपसर्ग हो गया है साथियों, माफ करना, यहाँ अकारांत होगा। क्या होगा? यहाँ हमारा अकारांत होगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ प्रधना रिच्छति को क्या कर दिया जाएगा? देखिए आ ले लेंगे, यहाँ अगर हम करें आ ले लिए, और रिच्छत से हमने री ले लिए। क्या ले लिए? री, ठीक है साथियों। अब देखिए आ और री का क्या होना, हमने क्या कहा? वृद्धि आदेश होगी जब रिच्छत से, तो ये आ जो चला जाएगा प्रा पर, तो ये हो जाएगा प्रा, समझ में आया। ये रा किस पे चला जाएगा? उस छा पर, है ना। ये री तो खत्म हो जाएगा, चा वाले छा पर चला जाएगा, तो ये इस तरीके से प्रच्छार्थी हो जाएगा, है ना साथियों। तो अब हम चर्चा करते हैं उपधन रिच्छति उपार्छति, अपधन रिच्छति अपार्छति, है ना। तो साथियों ये हमारे हो जाएंगे वृद्धि आदेश। क्या हो जाएंगे? वृद्धि आदेश, है ना। अब देखिए अगर आप इन पे चर्चा कर रहे हैं तो एक चीज देखिए, यहाँ पर एक प्राच्छार्थी हो रहा है, प्राच्छार्थी हो रहा है, लेकिन प्रच्छधन रिच्छति की बात करेंगे तो यहाँ पर आ नहीं लगेगा, प्राच्छति होगा, उपार्छति होगा, अपार्छति होगा, है ना साथियों। तो चलिए अगला हम वार्तिक सूत्र देखते हैं। आतोष्ठ्यो समासे व ओतु और ओष्ठ समास व। देखिए यदि आया आ के साथ आक या ओष्ठ शब्द का मेल हो, आक या ओष्ठ शब्द का मेल हो, एवं संपूर्ण पद में कोई समास भी बन रहा हो, कोई भी समास बन रहा हो, तो वहां पर पररूप एकादश संधि या वृद्धि संधि दोनों सही मानी जाती हैं। कब कब? यदि आ या आ, है ना, स्वर बन रहा हो और आक ओष्ठ के साथ मेल कर रहे हो, तो वहां पर हमारा क्या होगा? वृद्धि संधि भी होगी और पररूप संधि भी होगी। तो उस तरीके से हम कुछ उदाहरणों को यहाँ देख लेते हैं। देखिए साथियों यहाँ पर दंत धन ओष्ठम, दंतोष्ठम भी सही है पररूप के हिसाब से, और दंतौष्ठम भी सही है हमारा किसके हिसाब से? वृद्धि संधि के हिसाब से। देखिए आधन ओष्ठ पररूप हो जाएगा दंतोष्ठ, आधन ओष्ठ, और आ और ओ का वृद्धि औ हो जाना है तो वो हमारे दोनों सही हो जाएंगे, तो ये उभव हो जाएगा। कंठोष्ठ और कंठौष्ठ दोनों साथियों सही होंगे। स्थूल ओतु ये देखिए स्थूल माने मोटा, और ओतु माने होता है साथियों बिलाव या बिड़ाल, बिलाव या बिड़ाल, है ना, बिलाव या बिड़ाल जो जानवर है वो। तो पररूप स्थूलोतु भी सही हो जाएगा, स्थलावतु भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कब? यदि हमारा ओतु ओष्ठ और इनके साथ यदि शब्द जुड़ते हैं, ओतु ओष्ठ और आक के साथ यदि शब्द जुड़ते हैं आया आ का, तो वहां वृद्धि और क्या? पररूप संधि दोनों आदेश होते हैं। तो साथियों अगला हमारा है, इसको समझ लेते हैं, इसका बिंदु है एक नोट। यदि इस प्रकार के शब्दों में कोई समास भी नहीं बन रहा हो तो केवल वृद्धि आदेश औ ही किया जाता है, केवल वृद्धि संधि ही मानी जाती है। देखिए अब यहाँ पर हमने क्या चर्चा की कि यहाँ पर समास बन रहा हो, ठीक है। अब अगर यहाँ समास नहीं बन रहा हो, यहाँ देखिए कंठोष्ठ, है ना, दंतोष्ठ, तो यहाँ पर समास बन रहा है ना। अब यहाँ तब धन ओष्ठ तवस्थो वृद्धि संधि होगी, वहां पर दोनों नहीं होंगे। यदि कोई समास बने तो दोनों आदेश हो जाएंगे, पररूप भी हो जाएगा साथियों और हमारा वृद्धि भी हो जाएगा। यदि वहां पर कोई समास नहीं बन रहा हो तो केवल हमारा कौन सा?
है ना, वृद्धि आदेश होगा, है ना, कौन सा, तब धन औष्ठव, तब औष्ठव होगा, ये पररूप वाला नहीं होगा, ठीक है, तब औष्ठव वृद्धि संधि आदेश माना जाएगा। अगला हमारा वार्तिक है एवे चानि योग, एव चा अनियोग, एव माने ही, अनियोग अनिश्चित, हम चर्चा करते हैं इस पर। देखिएगा, एव ही और अनियोग अनिश्चित, यदि किसी स्थान पर एव शब्द का प्रयोग अनिश्चित के अर्थ में ही हो रहा हो, अनिश्चित के साथ एव जब लग रहा हो, वहां संधि करने पर पररूप एकादश किया जाता है। पररूप एकादश अर्थात ए किया जाएगा। देखिएगा यहाँ पर भोक्ष से क्वेब, है ना, तो यहाँ पर देखिएगा भोक्ष से, तो अब भोक्ष से को हमने अर्थ क्या किया है, भोक्ष, भोक्ष से, है ना, तो पररूप संधि हो जाएगी भोक्ष धन, है ना, भोक्ष धन असे, तो यहाँ हो जाएगा भोक्ष से, है ना। तो अब यदि एव का प्रयोग निश्चित अर्थ ही में हो रहा हो तथा वृद्धि एक आदेश हो, तो इस तरीके से उदाहरण हम बनेंगे। तो सदा धन एव सदैव, तथा धन एव तथैव, वसुधा धन एव वसुधैव, मम धन एव ममैव। अब देखिए इसमें से एक हम देख लेते हैं, तथा धन एव, देखिए इसका आ और इसका ए, जब आ और ए का योग होता है तो वहां वृद्धि आदेश होता है, क्या होता है, वृद्धि आदेश, तो यहाँ आई हो जाएगा तो तथैव हो जाएगा, है ना। तो साथियों अगला सूत्र है ओमांगिक च, ओम आंग च, ओम शब्द आंग आ उपसर्ग के साथ यदि लगाए जाएंगे तो वहां पर हमारा पररूप एकादश आदेश होगा। देखिए आया आस्वर के साथ, आया आस्वर के साथ, है ना, यहाँ पर देखिए थोड़ा ओम होगा, है ना, ओम और एम, है ना, एम और ओम, तो आसर के साथ एम शब्द का अथवा आंग उपसर्ग से बना शब्द मेल होने पर पररूप एकादश होगा। अब देखिएगा यहाँ पर ए आई हो, एक आदेश में ए और ओ होता है, वृद्धि में आई और औ होता है, एवं पररूप संधि मानी जाती है। संधि कौन सी होगी, पररूप, क्योंकि ए और ओ का जो आदेश होता है वो हमारी पररूप संधि में किया जाता है। तो साथियों शिवाय धन ओम का क्या हो जाएगा, ओम या ओम हो जाएगा ना, शिवाय धन ओम का शिवायोम हो जाएगा, शिव धन एही का शिवेही हो, शिवही हो जाएगा, और अवधन एही का अवेही हो जाएगा। तो ये पररूप संधि के हिसाब से हमने यहाँ पर किए। तो साथियों हमने कुछ अपवादों पर आज यहाँ चर्चा की। तो आज हमारे गुण संधि और वृद्धि स्वर संधि के ये अपवाद थे, वो समाप्त हुए। तो साथियों फिर मिलते हैं संधि प्रकरण के एक नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।